अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्मूला पता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो जेईई एडवांस में पूछा गया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद आपको दो तीन चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज, जेईई एडवांस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्मूला पता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ऐसा नहीं होता। तीसरा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनी फॉर्मूला इज द किंग। इस तरह के फॉर्मूले को यानी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको इस क्वेश्चन के बाद समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है अ ब्लॉक एम हैंग्स वर्टिकली एट द बॉटम एंड ऑफ यूनिफॉर्म रोप ऑफ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ। द टॉप एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू अ फिक्स रिजिड सपोर्ट एट ओ। तो यहां पे एक फिक्स सपोर्ट है यानी कि सीलिंग है, छत है, उससे ये रोप अटैच्ड है और इसके नीचे एक एम मास का एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अ ट्रांसवर्स वेव पल्स 1 ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ओ ऑन द रोप। यहां पे एक पल्स जनरेट होता है जिसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, ठीक है। द पल्स टेक्स टाइम TOA टू रीच पॉइंट ए। यहां ये जो पल्स है इसको यहां से यहां आने में टाइम लगता है, उसे डिनोट किया गया है TOA। ओके, इफ द वेव पल्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ए। अब यहां पे एक दूसरा पल्स प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, यहां पे without disturbing the position of M, it takes time TAO। जब ये पल्स यहां से यहां तक आता है उसके टाइम को यहां पे डिनोट किया गया है TAO टू रीच पॉइंट O, इस पॉइंट तक आने में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो ऑप्शंस हैं कि द टाइम AO इक्वल टू टाइम OA, मतलब जब फर्स्ट पल्स ए तक आता है उसमें जो टाइम लिया गया है, जो टाइम टेकन बाय पल्स है वो, और दूसरा जो सेकेंड पल्स है ए से ओ तक जाता है और उसने जो टाइम लिया है, दोनों टाइम क्या बराबर है, ये हमारा एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ द टू पल्सेस आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। जब दोनों पल्सेस इस पॉइंट से मिड पॉइंट से जाएंगी तो क्या इनकी स्पीड सेम होगी, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड है द वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट ए। जब पल्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जब फर्स्ट पल्स यहां आएगा तो क्या उसके वेवलेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। सो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमें यह फॉर्मूला यूज करना चाहिए। कौन सा? V इक्वल टू अंडर रूट T बाई म्यू। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड स्पीड इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लेकिन बच्चों जरा रुको, यह फॉर्मूला यूज करने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये कि यह फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालने के लिए जब आपको पता हो कि स्ट्रिंग के अंदर थ्रू आउट टेंशन सेम है, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। यहां पे आता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनी फॉर्मूला का यूज, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनी फॉर्मूला इज द किंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें यूज करना होगा dy बाई dt इक्वल टू अंडर रूट T बाई म्यू। यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर म्यू क्या है? म्यू कांस्टेंट है। तो यहां पे जो हमारी वेलोसिटी हो गई ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। और यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज होती है, ठीक है। तो यहां पे जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, क्योंकि अगर टेंशन हर पॉइंट पे वेरी कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्यों, क्योंकि इस केस में
जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग का एक तो खुद का मास लेंथ पे डिपेंड करेगा और ऊपर से इस पे क्या है, एक ब्लॉक हैंग हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि पल्स इस छोटे से पार्ट पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन का जो टेंशन होगा वो क्या होगा, ये इस पोर्शन का वेट, रोप का ये पोर्शन, इसका वेट प्लस इस ब्लॉक का वेट, क्योंकि ये पोर्शन इस वाले दो पार्ट को होल्ड कर रहा है, इसलिए इसके अंदर जो टेंशन होगी वो रोप का इस पार्ट का वेट प्लस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। लेकिन अगर यही पार्ट, अगर हम एक छोटा पार्ट यहां पे कंसिडर करें तो क्या होगा, इसमें जो टेंशन होगा वो इसके टेंशन से डिफरेंट होगा। कैसे? क्योंकि यहां पे इस पार्ट में टेंशन ये वाला पोर्शन का वेट प्लस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। तो जैसे जैसे हम इसमें मूव करेंगे ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो टेंशन वेरी करेगी। तो टेंशन क्योंकि वेरी कर रहा है इसलिए हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, ये V = T/μ, यहां पे T फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसका मतलब ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, और इस केस में ये बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से रोप के अलग अलग हिस्से में टेंशन अलग अलग है। ठीक है, तो अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक मैं डायग्राम बना लेता हूं दोबारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ब्लॉक है, ये रोप है। ठीक है, मान लेते हैं पहले पल्स 1 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पल्स 1 है। ठीक है, और यहां से ये ओरिजिन होता है इसका, और ये आगे की तरफ आ रहा है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ट्रैवल करता हुआ किसी टाइम t पे वो यहां आ जाता है। y डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद dy एलिमेंट्री पार्ट में ये अभी फिलहाल ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो dy है, और यहां पे हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं सेफली, क्योंकि dy बहुत छोटा सा पार्ट है, तो हम ये मान सकते हैं कि टेंशन एट लोअर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट और ये जो अपर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक टेंशन क्या है, सेम है। तो क्योंकि इतने पार्ट में टेंशन सेम है, तो मैं यहां की वेलोसिटी के लिए इस पार्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, dy/dt। तो मैं इसके लिए यहां पे लिख सकता हूं dy/dt इक्वल टू √ टेंशन एट दिस इंस्टेंट, या इस पोजीशन पे जो टेंशन है वो वाला टेंशन हम यहां पे लिखेंगे। तो टेंशन एट डिस्टेंस y डिवाइडेड बाय म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखिए अब हमारे लिए जो चैलेंज है वह है यहाँ का टेंशन, इस y डिस्टेंस पे जो टेंशन है वो निकालने का हमारा एक टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे टेंशन किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पे जो टेंशन होगी वो ये जो वेट है हमारा, इस रस्सी का वेट, मतलब रस्सी का जो ये पोर्शन है इसका वेट प्लस ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है उसका वेट। ठीक है, तो इन दोनों के वेट को के बराबर यहाँ का टेंशन होगा। ठीक है, तो बहुत क्लियर है, टेंशन एट डिस्टेंस y कैन बी रिटन एज मास ऑफ दिस पोर्शन। अब एक बात बताइए, अगर यहां तक का डिस्टेंस y है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप L है। ठीक है, टोटल लेंथ L है, तो ये जो रिमेनिंग लेंथ है वो कितना होगा, वो होगा L - y। तो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू g, दैट इज वेट। तो अब यहां पे हम लोग मास लिखेंगे। तो पहले रोप की इस पोर्शन का मास दैट इज L - y टाइम्स म्यू, एंड ये वाला मास m। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, टेंशन एट दिस पॉइंट या दिस डिस्टेंस। ठीक है,
तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे डी वाई, मतलब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एल माइनस वाई म्यू प्लस एम इंटू जी होल डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पल्स 1। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, फिलहाल इस म्यू को इसकी तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ म्यू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल माइनस वाई इंटू म्यू प्लस एम इंटू जी। ठीक है, ओके। तो यहां से मैं इस जी को, रूट ऑफ जी को भी यहां लिख लेता हूं लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया रूट म्यू ओवर रूट जी डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल माइनस वाई इंटू म्यू प्लस एम। ठीक है, तो यहां तक आ गए। अब हमें क्या करना चाहिए, सेम वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को एक तरफ और रेस्ट को दूसरी तरफ ले जाना चाहिए। तो देखिए ये जो पार्ट है इसमें क्या है, y यूज हो रहा है और यहाँ पे dy है। तो मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह, मतलब एक तरह के वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल फॉर्म को एक तरफ लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, dy अंडर रूट ऑफ l माइनस वाई इंटू म्यू प्लस एम, और यहाँ आ जाता है रूट ऑफ g बाई म्यू डी टी। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म सॉल्व होने के स्टेट पे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमने ये इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, और इसकी जो लिमिट होगी, यहाँ पे y की लिमिट लगेगी और यहाँ पे 0 टू टी ओ ए, मतलब o से जब a पे आएगा उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो टी ओ ए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने ये लिख लिया, और O के कॉरस्पॉन्डिंग, O पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो y होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं O पे होऊंगा तो ये y रिड्यूस टू क्या, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है अगर यहाँ होगा तो ये y लेंथ रिड्यूस टू 0 हो जाएगा, और जब ये एलिमेंट्री पार्ट यहाँ आएगा तो y इंक्रीजेस टू l हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिमिट कैसे लगाऊंगा, 0 टू l। ठीक है, और यहाँ पे टाइम के लिए 0 टू टी ओ ए। ठीक है, अब बच्चों ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, ठीक है ना, तो मैं इसे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे थोड़ा इजी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं l माइनस वाई इंटू म्यू प्लस एम को फिलहाल लेट्स से एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको एक्स स्क्वायर के लेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये म्यू कांस्टेंट है तो इसको रहने देंगे, एंड l का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, m इज कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे माइनस म्यू डी वाई इक्वल टू डी एक्स को इस तरफ ले आते हैं 2x dx। ठीक है बच्चों, तो हम लोग म्यू डी वाई को या डी वाई को वी कैन रिप्लेस, है ना, यहाँ पे डी वाई को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, क्योंकि जब हम इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेंगे x के फॉर्म में तो हमें डी वाई को भी क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसलिए हमने म्यू डी वाई यहाँ निकाल लिया, तो यहाँ से मैं डी वाई लिख लेता हूँ। तो डी वाई इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई म्यू डी एक्स। ठीक है, अब मैं इस dy को यहाँ पे और इस वाले एक्सप्रेशन की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो y है, y की लोअर लिमिट क्या है 0, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या निकल आएगा, x की लोअर लिमिट निकल आएगी, है ना, लोअर लिमिट निकल आएगी।
तो अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, y को 0 रख दो तो आ जाएगा L टाइम्स म्यू, है ना, L टाइम्स म्यू प्लस m, है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट m प्लस एल म्यू। ठीक है, तो ये x की जो वैल्यू है वो क्या है, x की लोअर लिमिट है। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट ऑफ x आ गया। सिमिलरली जब हम y की अपर लिमिट यानी कि l रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे y की जगह पे l रख देंगे और l रखते ही ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू m, तो ये हो गया 0 टाइम्स म्यू प्लस m इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब x की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ m। तो अब अपर लिमिट जो होगी x के लिए ul अपर लिमिट वो होगी हमारी रूट ऑफ m। तो अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, dy की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ, इंटीग्रल साइन तो है ही वहां पे, 2x dx डिवाइड बाई म्यू, तो मैं म्यू को इंटीग्रल से बाहर लिख लेता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसको हमने एक्स स्क्वायर बोला था, तो मैं यहां पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लूंगा। क्लियर है? ठीक है, अब तो ये एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, तो ये एक्स और ये चला जाएगा। और राइट साइड में क्या है बच्चों, राइट साइड में है हमारा अंडर रूट ऑफ जी म्यू, अंडर रूट ऑफ जी बाई म्यू डी टी। ठीक है, तो इधर इस वाले पार्ट में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे रहेगा 0 टू टी ओ ए। ठीक है, ओके जी। तो यहां पे आ गया हमारा 1 अपॉन म्यू 2 डी एक्स। अच्छा, लोअर लिमिट क्या थी हमारी, लोअर लिमिट थी ये अंडर रूट ऑफ एम टाइम्स म्यू एल, और अपर लिमिट क्या था, रूट ऑफ एम। ठीक है, और यहां क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ जी बाई म्यू, दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं, और डी टी 0 टू टी ओ ए। ठीक है, अब देखिए dx का इंटीग्रल ये 2 है, आप 2 को भी बाहर लिख सकते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं 2, और dx का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, x। ठीक है, यहां पे -2 डिवाइडेड बाई म्यू, लोअर लिमिट क्या है m टाइम m प्लस म्यू एल, और अपर लिमिट क्या हो गया, रूट ऑफ m, रूट ऑफ m, यहाँ पे रूट ऑफ g बाई म्यू, dt का इंटीग्रल t। ठीक है, और इसकी लोअर लिमिट 0 टू, और अपर लिमिट है टी ओ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले राइट साइड में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, रूट जी बाई म्यू, और ये गया टी ओ ए माइनस 0, है ना, तो टी ओ ए रूट ऑफ जी बाई म्यू, और इस तरफ -2 बाई म्यू। अपर लिमिट रखता हूँ पहले, तो अपर लिमिट डालेंगे तो रूट ऑफ m माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा लोअर लिमिट है, रूट ऑफ m प्लस म्यू एल। ठीक है, अब यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू है वो बड़ी है इससे, तो मैं इस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करा देता हूँ इसके अंदर, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा रूट ऑफ m प्लस म्यू एल माइनस रूट ऑफ m, और यहाँ पे क्या है 2 बाई म्यू इक्वल टू रूट जी बाई म्यू टी ओ ए। ठीक है, अब टी ओ ए, अब यहाँ पे देखिए रूट म्यू है, यहाँ पे म्यू है, तो क्या होगा, आप चाहो तो इसको ऐसे कट करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो टी ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ m प्लस म्यू एल माइनस रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई अच्छा, इसके साथ अभी म्यू है और ये g है, तो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर इट म्यू g। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया,
टाइम आ गया, ठीक है, TOA आ गया है, ठीक आ रहा है ये आ गया हमारा 2 टाइम्स रूट ऑफ m प्लस म्यू एल माइनस रूट ऑफ m होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू जी। ये हमारा TOA आ गया। फर्स्ट पल्स को नीचे आने में, बॉटम पे आने में जो टाइम लगेगा वो हमारा आ गया, ठीक है। एंड अब आते हैं सेकेंड पल्स के लिए जो टाइम टेकन है टू रीच दी अपर एंड, वो निकाल लेते हैं। देखिए उसके लिए अगेन सेम मैथड, मान लेते हैं कि पल्स हमारा जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है और वो किसी भी टाइम पे वाई डिस्टेंस कवर करने के बाद, लेट्स से वाई डिस्टेंस कवर करने के बाद, है ना, इस पोर्शन में dy पोर्शन में आ गया और यहाँ की जो स्पीड है वो dy बाई dt है, ठीक है। तो इस dy बाई dt को वही डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट t बाई म्यू। अगेन टाइम क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा, बट इस बार क्या होगा कि ये जो टेंशन है वो y लेंथ रोप के वेट की वजह से और ये ब्लॉक के वेट की वजह से होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू टाइम्स इसका जो मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज म्यू इनटू लेंथ जो लोअर पार्ट पे, इससे नीचे वाले, तो ये क्या म्यू टाइम्स y प्लस m इसका मास होल g से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पे ये नहीं भूलना है म्यू से डिवाइड करना, क्योंकि फॉर्मूला यही है। ओके, अब इसी तरह से सेपरेट कर लेंगे सारे एक जैसे वेरिएबल को, एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये हो गया म्यू y प्लस m अंडर रूट ऑफ g। इस अंडर रूट ऑफ g को dt के साथ यहाँ ले आते हैं, dt रूट g और रूट म्यू को भी इस पर यही रह देते हैं। तो ये हो गया हमारा ये। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। म्यू y प्लस m को एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू dy ओवर dx। m कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, राइट। तो अब यहाँ से dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू dy इक्वल टू 2x dx। इस बार साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है ना। तो dy की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू यहाँ से हटाकर यहाँ लिख लेते हैं। तो dy इक्वल टू 2x dx बाई म्यू। अब इस फॉर्मूले में, अच्छा इससे पहले लिमिट भी डिसाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y की लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी 0। तो जब y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट ऑफ x वो हो जाएगी हमारी रूट ऑफ m। और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो ये बढ़ता हुआ, ये जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है वो इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो l के बराबर होगी, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट विल बी म्यू एल, y की जगह क्या रख देंगे एल एम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं सिर्फ x लिख रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा म्यू टाइम्स एल प्लस एम, ठीक है। तो हमारा अपर लिमिट भी आ गया। तो अब dy की जगह लिखेंगे 2 टाइम्स x डिवाइड बाई म्यू, और यहाँ पे क्या हो गया dx, और नीचे क्या अंडर रूट ऑफ दिस। अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर का भी अंडर रूट करना पड़ेगा और उससे आ जाएगा हमारा x। तो यहाँ पे आ गया x, ठीक है, इंटीग्रल। और यहाँ पे राइट साइड में क्या था बच्चों, राइट साइड में था अंडर रूट g बाई म्यू dt का इंटीग्रल, ठीक है। इसकी जो लिमिट होगी 0 टू TAO, ठीक है, क्योंकि A से O तक जाने का टाइम हमें चाहिए था। अब यहाँ से ये x और x कैंसिल कर लेते हैं, 2 बाई म्यू और dx का इंटीग्रल क्या हो गया x। और यहाँ पे जो लोअर लिमिट थी हमारे वो रूट m और अपर लिमिट म्यू टाइम्स l प्लस m।
तो यहाँ पे रूट m लोअर लिमिट की जगह पे और अपर लिमिट की जगह पे लिखेंगे म्यू एल प्लस m, और यहाँ पे जो इंटीग्रल हो गया dt का वो हो जाएगा t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी ए ओ। ठीक है, अब बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। देखिए यहाँ से रूट म्यू को यहाँ पे म्यू से कैंसिल कर लेते हैं, मतलब रूट म्यू लिखेंगे म्यू को, और यहाँ से रूट म्यू कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आ गया 2 अपर लिमिट म्यू एल प्लस एम माइनस लोअर लिमिट एम। ठीक है, इक्वल टू ये रूट म्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट म्यू जी, और यहाँ पे अपर लिमिट टी ए ओ, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा टाइम टी ए ओ आया है, ये टी ए ओ इस रूट ऑफ म्यू जी को इधर डिवाइड कर देंगे, तो 2 टाइम्स म्यू एल प्लस एम माइनस रूट एम होल डिवाइड बाई रूट ऑफ म्यू जी। ठीक है, अब देखिए ये जो टाइम आया है और जो टी ओ ए आया था, कहा है टी ओ ए, ये देखिए बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है। इससे ये प्रूव होता है कि टाइम टेकन बाय पल्स ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए एंड टाइम टेकन बाय द सेकेंड पल्स फ्रॉम ए टू ओ विल बी सेम, तो दोनों टाइम सेम है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है ना। तो जो हमारा पहला ऑप्शन था ए, वो करेक्ट है। अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो कहता है कि जब वो मिड पॉइंट पे आएंगे, जब दोनों पल्सेस मिड पॉइंट पे आएंगे तो उनकी वेलोसिटी बराबर होगी। तो ये बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पल्स 1 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और पल्स 2 नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उनकी वेलोसिटीज क्या है, अपोजिट है, मतलब जो डायरेक्शन है वेलोसिटीज का वो अपोजिट है, तो वेलोसिटी सेम नहीं होगा। स्पीड विल बी सेम, क्योंकि मिड पॉइंट पे टेंशन दोनों के लिए बराबर होगा, और जब टेंशन दोनों के लिए बराबर होगा तो स्पीड भी फॉर्मूले से बराबर आएगा। तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, कौन सा, जिसमें लिखा था कि वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट इज सेम। तो ये वाला ऑप्शन, द वेलोसिटीज ऑफ द टू पल्सेस, पल्स 1 and 2 आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, द वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट ए। बेटा ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी डिपेंड करती किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, है ना। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टेंशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन पे, रोप के नीचे वाले पोर्शन पे वेट कम होता जाएगा, तो टेंशन भी रिड्यूस होगी। जब टेंशन रिड्यूस होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और जब वेलोसिटी, आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, रूट ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे जैसे टेंशन कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि वेवलेंथ ऑफ पल्स बिकम्स लॉन्गर, जबकि ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब है द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स along the rope is independent of its frequency and wavelength। अब बताओ बच्चों, अभी एक फॉर्मूले से तो ऐसा लगेगा v इक्वल टू लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी से ऐसा लगेगा कि v डिपेंड करता है किस पे, लैम्डा एंड f पे, यानी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो क्या था, वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। तो स्पीड जो है पल्स की ट्रांसवर्स वेव में, रोप पे जब भी हम वेव को ट्रैवल कराते हैं तो उसकी स्पीड सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप पे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी है सिर्फ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं
कि द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन मतलब वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों मॉडिफाई होती रहेंगी जब वेव ट्रैवल करेगा, ठीक है। बट हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, मतलब अलग अलग है ना, इंडिपेंडेंटली फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, जबकि उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन वो भी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होंगी अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, वेलोसिटी उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि वेलोसिटी इज एक्चुअली independent of the frequency and wavelength, it only depends on tension and mass per unit length। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन।